सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब देखो, आज से हम लोग क्लास 11th को स्टार्ट कर रहे हैं। 11th बायोलॉजी आज से स्टार्ट हो रहा है। अब इसमें मैं पहले क्या करूँगी, ह्यूमन फिजियोलॉजी वाले पार्ट को कवर करूँगी। ह्यूमन फिजियोलॉजी एक बहुत बड़ा यूनिट है और बहुत ही ईजीएस्ट यूनिट है। क्लियर? तो यहाँ पे हम लोग पहले ह्यूमन फिजियोलॉजी कवर करेंगे, फिर प्लांट फिजियोलॉजी, पूरा बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी दोनों मैं कवर करा दूंगी आपका। क्लियर? आपने क्या करना है, मैं जो क्लास लूँ उसको अटेंड करना है, लिखना है, नोट्स बनाना है, सारा जो भी मैं पॉइंट्स में लिखूंगी उसको पॉइंट्स में नोट डाउन करना है। और नेक्स्ट डे, जैसे आज मैं कोई लेक्चर दी, उसके नेक्स्ट डे क्या करूँगी, उसी टॉपिक का एनसीईआरटी से भी आपको करा दूंगी। तो पूरा क्या हो जाएगा, आपका नोट्स रेडी और एनसीईआरटी भी पूरा कवर। क्योंकि जनरली आपको ये लगेगा कि मैम आप यहाँ पे तो लिखते हो बट क्या एनसीईआरटी कवर हो रहा है, एनसीईआरटी का पॉइंट मिस आउट हो जाएगा, चाहे कुछ ऐसा लग सकता है आपको। बिल्कुल। तो इसीलिए क्या होगा, हमारा जो क्लास रहेगा उसमें आज जैसे मैंने जो भी पढ़ाया, नेक्स्ट डे उसका एनसीईआरटी पूरा कवर करा दूंगी। क्लियर? तो इससे क्या होगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ हमारा एनसीईआरटी भी कवर हो रहा है, हमारा नोट्स भी बन रहा है, रिवीजन भी करा दूंगी। क्लियर? तो आपने बस एकदम ध्यान से लेक्चर को देखना है। तो आज हम लोग कौन सा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं आज से, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। ये बहुत ही ब्यूटीफुल चैप्टर है और बहुत ही इजी भी चैप्टर है ना। आप इसको एकदम एकदम अच्छे से पढ़ना, मैं जैसा पढ़ाते जाऊं वैसा करते जाना। आपको डेफिनेटली लास्ट क्लास तक, जब ये चैप्टर का एंड पॉइंट पे हम लोग आ जाएंगे, आप जाके नीट के पीवाईक्यूज लगाने ना, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। क्लियर? अब इस बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन चैप्टर से नीट में कितना मार्क्स आता है, मतलब क्वेश्चन कितना आता है, तो 2 to 3 क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं। क्लियर? मतलब 8 to 12 मार्क्स का इसका वेटेज रहता है। अब ये भी बहुत बड़ी बात है, 2 से 3 क्वेश्चन भी आना हमारे लिए, तो एक क्वेश्चन भी आएगा तो भी चैप्टर पढ़ना है अच्छे से, वैसे ही पढ़ना है जैसे जिस चैप्टर से 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं। क्लियर? चलो स्टार्ट करते हैं। तो बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन चैप्टर में हम लोग किसका नाम लेते हैं, ब्लड। अब आपका ये क्वेश्चन हो सकता है, मैम ब्लड का ही नाम क्यों लेते हैं, जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि जो फ्लूइड होता है वो तो बहुत होता है, हम लोग सिर्फ ब्लड का नाम क्यों लेते हैं। तो ब्लड क्या है, इट इज अ मेन सर्कुलेटिंग सिस्टम, इट इज मेन सर्कुलेटिंग सिस्टम। अब बॉडी फ्लूइड्स में क्या आता है, ब्रेन में क्या होता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। क्लियर? लिम्फ जैसी भी चीजें होती हैं, ये सब भी तो फ्लूइड ही है बेसिकली, टिश्यू फ्लूइड है, या ब्रेन में जो फ्लूइड पाया जाता है तो ये भी क्या है, फ्लूइड है। बट हम लोग जनरली किसकी बात करते हैं, ब्लड की। तो क्यों बात करते हैं, क्योंकि ये एक मेन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ना। ये क्या होता है, मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड होता है। सिस्टम नहीं लिखना था, सर्कुलेटिंग फ्लूइड लिखना था। क्लियर? तो अभी तो बस इंट्रोडक्शन वाला पार्ट खत्म हुआ है कि ब्लड के बारे में ही क्यों पढ़ते हैं। क्लियर? आपको इसको नोट डाउन नहीं करोगे फिर भी चलेगा, है ना। अब देखो, एनसीईआरटी अगर आप पढ़ोगे, अभी जाके पढ़ोगे तो क्या होगा, मैं बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन चैप्टर का पहला जो पैराग्राफ है उसको नहीं कवर अप करा रही हूँ, उसको क्या करूँगी, एनसीईआरटी से कवर करा दूंगी, है ना। अभी हम लोग ब्लड वाले पार्ट होता है वो सारी चीजें। क्लियर? तो अब आप हेडिंग लगाओ ब्लड। सीक्वेंस समझ लो कैसे कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है ना। अब देखो, बहुत ज्यादा बाहर नहीं पढ़ना है, जितना एनसीईआरटी में अगर एक लाइन ही दिया हुआ है उसी को पढ़ना है, उसी के कॉन्सेप्ट के बारे में समझना है। ऐसा नहीं कि अब इस टॉपिक के बारे में एकदम पूरा ही तरह तरह के साइड बुक्स उठा लिए, बहुत सारी चीजें पढ़ने लगे, ऐसा नहीं है। अगर ये करोगे, ऐसा करोगे तो कोई भी चैप्टर में आप एकदम मास्टरी नहीं कर पाओगे, है ना। मास्टरी तो सिर्फ एनसीईआरटी की मास्टरी करनी है ना। तो ब्लड के बारे में सिर्फ एनसीईआरटी में जितना होगा उतना बताया जाएगा, आपको पूरा कवर कराया जाएगा, एनसीईआरटी पूरा कवर रहेगा, इसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना। चलो अब ब्लड के बारे में पढ़ते हैं। ब्लड पता ही होगा ये क्या है। अब मान लो एनिमल टिश्यू नहीं पढ़े हो, कोई बात नहीं है, इतना तो पता होगा कि ब्लड किसके अंदर आता है, कनेक्टिव टिश्यू। तो ब्लड का पहला पॉइंट लिखो, इट इज अ
फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, सारा पूरा नोट्स चैप्टर का सिर्फ पॉइंट्स में होगा, क्लियर, कोई भी पैराग्राफ नहीं लिखना है। इट इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, क्लियर हो रहा है। चलो पीएच कितना होता है, पीएच के बारे में लिख लो 7.4 एल्कलाइन, अगर 7 होता तो क्या होता, न्यूट्रल, अगर 7 से कम होता तो एसिडिक, लेकिन 7.4 है यानी कि स्लाइटली अल्कलाइन, क्लियर। चलो अब हमारे बॉडी का कितना परसेंट जो है वेट होता है वो ब्लड के कारण होता है, कितना परसेंट होगा, तो 6 to 8% ऑफ बॉडी वेट, इट कॉन्स्टिट्यूट 6 to 8% ऑफ बॉडी वेट। 3 पॉइंट्स क्या बताया मैंने, इसको 2-3 बार ही रीड करते रहो, क्लास में ही रीड करो, ताकि आपको जब लेक्चर खत्म हो जाए तो आपको 50 to 60% चीज़ें याद हो जाए, है ना, और जब एनसीईआरटी कराऊंगी तो जो बाकी का बच जाएगा वो भी याद हो जाएगा, क्लियर। चलो इट इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, पीएच कितना है 7.4 अल्कलाइन एंड इट कॉन्स्टिट्यूट 6 to 8% ऑफ बॉडी वेट। अब एक एडल्ट में कितना ब्लड होना चाहिए, 6 to 8 लीटर ऑफ ब्लड कितना होना चाहिए एडल्ट में, 6 to 8 लीटर ऑफ ब्लड फाउंड इन अडल्ट। ये दोनों जो चीज़ें हैं ये एनसीईआरटी में नहीं दी गई है, बट इतना तो बेसिक है, पता होना चाहिए, आउट ऑफ एनसीईआरटी भी नहीं है, ये बेसिक ज्ञान है ना, इतना चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो हम लोगों ने क्या बात किया, बस 4 पॉइंट में ब्लड का इंट्रोडक्शन खत्म। अब ब्लड का 2 चीज़ें में डिवाइड करते हैं हम लोग, पहला आता है प्लाज्मा और दूसरा फॉर्म्ड एलिमेंट्स, उस पर बात करेंगे। आपने क्या करना है, इन चारों पॉइंट्स को नोट डाउन करना है, एक बार रीड करना है, एंड देन हम लोग अब आते हैं सेकेंड टॉपिक्स पे। कंप्लीट, अब इसको मिटाती हूँ। चलो आज हम लोग को क्या कंप्लीट करना है, पूरा ब्लड के बारे में, आरबीसी तक तो हम लोग कंप्लीट कर ही लेंगे आज, ये टारगेट रहेगा कि ब्लड का पूरा इंट्रोडक्शन, कितना उसका डिवीजन और पूरा आरबीसी वाला जो टॉपिक होगा वो पूरा कंप्लीट करना है, आज का यही टारगेट है ना। तो उसको कंप्लीट करके तभी लेक्चर को एंड करना है। आपने भी आज पूरा देखना है ना आरबीसी के बारे में, और उसको रीड भी करना है। चलिए ब्लड में क्या होता है, देखो पहला आता है प्लाज्मा, दूसरा होता है फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स आप पहले लिखो, फिर मैं समझाऊंगी अच्छे से, एकदम पेशेंस रख के पहले लिखो इसको, फिर मैं आपको समझाती हूँ। ऐसा नहीं कि अब लिख रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है, समझ में, ऐसा नहीं करना। बहुत इजी है चैप्टर, बहुत इजी है, आपको इसमें एकदम फिजिक्स जैसे दिमाग नहीं लगेगी, आपको जो पढ़ाया जाएगा आपको समझ में एक बार में ही आ जाएगा, ऐसा चैप्टर है। चलो अब मैं लिखती हूँ, उसके बाद आपने समझाती हूँ। RBC, WBC and here platelets और थ्रोम्बोसाइट, इसको क्या बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट। देखो स्पेलिंग अगर गलत हो जाए प्लीज अपने से करेक्ट कर लेना है ना। ल्यूकोसाइट, क्योंकि लिखने में कई बार गलत हो जाता है, डोंट टू माइंड दैट, ओके। प्लाज्मा में, प्लाज्मा को और क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। कितना परसेंट होता है ये भी इंपॉर्टेंट है, परसेंट वाला तो आपको याद करना है, ये वाली जो चीजें हैं इसको एकदम रट लेना है कि प्लाज्मा 55% और फॉर्म्ड एलिमेंट्स 45%। अब एक याद कर लोगे कि 55 है तो दूसरा तो अपने आप याद हो जाएगा ना, 100 में से माइनस कर देना, इतना तो मैथ्स आता होगा। चलो प्लाज्मा कितना होता है, 55%। पहले एक चीज याद रखो, ब्लड को हम लोगों ने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, पहला क्या था, प्लाज्मा, बोलते चलो प्लाज्मा, दूसरा फॉर्म्ड एलिमेंट्स। प्लाज्मा कितना परसेंट कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है, 55%। समझाऊंगी अच्छे से, पहले इसको याद करो, 1-2 चीजें हैं जो पहले ही इंट्रोडक्शन में ही याद कर लो तो अच्छा रहेगा। फॉर्म्ड एलिमेंट्स कितना परसेंट है, 45%। इसको हम लोगों ने कितने में डिवाइड करा, तो पहला आता है ब्लड सेल्स और दूसरा आता है प्लेटिलेट्स, है ना। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में ब्लड सेल्स में क्या होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी,
और प्लेटलेट्स आपको पता होगा क्लॉटिंग में जो हेल्प करता है ना। अब आरबीसी का और क्या नाम होता है, पहले आरबीसी का फुल फॉर्म जान लो, रेड ब्लड कॉर्पसल्स या फिर इरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी को क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स या व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स। इसका जब हम लोग डिटेल बात करेंगे तो आपको फुल फॉर्म लिखा देंगे, है ना। आप पेशेंसली अभी सुनो, इसको आपको पूरा बताई जाएगी, जो मैं बोल रही हूँ उसको लिखूंगी भी, आपका नोट्स भी बनते रहेगा, बस आपको क्या करना है, अभी सुनना है। क्लियर। चलो, अब प्लाज्मा को एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स क्यों बोलते हैं, ये वाला क्वेश्चन आ सकता है आपका कि मैम प्लाज्मा को एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स क्यों बोलते हैं। अब देखो, जैसे मान लो ये एक सेल है, क्लियर, इसमें क्या है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स है, और ये जो मैट्रिक्स है, जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, इसको ही क्या बोलते हैं, हम लोग नाम दे देते हैं इसको प्लाज्मा। और इस सब को क्या नाम देते हैं, जो सेल फ्रैगमेंट्स हो गया या फिर डब्ल्यूबीसी आरबीसी, इसका नाम दे देते हैं ब्लड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। क्लियर हो गया दोनों चीजें, प्लाज्मा क्या होता है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स क्या होता है, इतना को आपने क्या करना है, पहले नोट डाउन करना है। नोट डाउन होने के बाद अब मैं इसको इरेज करती हूँ और एक चीज मैं बताती हूँ जो एनसीईआरटी में नहीं दी गई है, बट आपको कॉन्सेप्ट के लिए वो बताई जानी चाहिए, है ना, आपको इजी हो जाएगा और कुछ समझने में। ये जो मैं अभी यहाँ पे लिखी हूँ सेम चीज को मैं बताऊंगी एक डायग्राम के थ्रू। क्लियर। देखो, अब मान लो यहाँ पे आपने एक सेंट्रीफ्यूग ट्यूब लिया, क्या लिया, सेंट्रीफ्यूग ट्यूब। अब इसमें करना क्या है, ये सुनो, आपने क्या करना है, आप अपने दोस्त का या फिर किसी का, आप अपना ही ले लो, ब्लड को निकालना है, इसमें डालना है, ब्लड डाल दिया, इतना क्लियर हो गया ना भाई, इजी में बताई कि एक ट्यूब लेना है, सेंट्रीफ्यूग ट्यूब, उसमें ब्लड को डालना है। अब अपना लो चाहे दूसरे का लो, वो मैटर नहीं करता है ना, ब्लड को डालना है ये मैटर करता है। अब इसको क्या करना है, सेंट्रीफ्यूगेशन। अब बोलोगे ये सेंट्रीफ्यूगेशन तो पहली बार ही सुना है, ये क्या होता है, ये वाला चीजों आप लोग क्लास 9th में ही सुने होंगे, केमिस्ट्री में सेंट्रीफ्यूगेशन, क्रोमेटोग्राफी, ये सारी चीजें पढ़ी होगी, है ना, भूल गए होंगे वो बात अलग है। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है, ये एक टेक्निक होती है जिसमें हम लोग बहुत ही हाई स्पीड में रोटेट करते हैं। क्लियर। जैसे आपने एग्जाम्पल पढ़ा होगा, जो क्रीम निकाला जाता है ना, जो हमारी मम्मी लोग करती है घर में, है ना, वो वाली चीज है। तो सेंट्रीफ्यूगेशन का अगर लिख लो, बाद में भूल जाओगे कि सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है, इसके बारे में लिख लो, रोटेटिंग इन अ हाई स्पीड। जब तुमने लिया ब्लड के सैंपल को लिया, उसको सेंट्रीफ्यूग ट्यूब में रखा और उसको सेंट्रीफ्यूगेशन वाले मेथड से क्या किया, बहुत ज्यादा हाई स्पीड में रोटेट करा, उसके बाद रिजल्ट क्या ऑब्टेन होगा, ये देखो। अब ट्यूब थोड़ी चेंज हो जाएगा, ट्यूब तो वही रहेगा। अब इसमें क्या होगा, ये देखो, यहाँ पे पहले आ जाएगा आरबीसी, उसके बाद क्या आएगा, ये वाली जो लाइनिंग होगी ये हो जाएगी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स की, और सबसे ऊपर क्या आ जाएगा, प्लाज्मा। तो हम लोग अभी पढ़े ही थे, ब्लड में क्या था, फॉर्म्ड एलिमेंट्स, प्लाज्मा। अब फॉर्म्ड एलिमेंट्स किसके अंदर आ जाता है, तो ये दोनों क्या था, याद करो, फॉर्म्ड एलिमेंट्स है या प्लाज्मा है, ये दोनों फॉर्म्ड एलिमेंट्स। तो इसको क्या लिखो, फॉर्म्ड एलिमेंट्स, फॉर्म्ड एलिमेंट्स। अब फॉर्म्ड एलिमेंट्स कितना परसेंट कॉन्स्टिट्यूट कर रहा था, अगर प्लाज्मा 55% कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स कितना परसेंट कॉन्स्टिट्यूट करेगा, 45, लिख लो 45%। और प्लाज्मा क्या था, ये तो 55% कॉन्स्टिट्यूट कर रहा था, तो आपने क्या लिखना है, 55%। तो ये जस्ट एक एग्जांपल था कि हाँ, ऐसी चीजें अगर आपको सेपरेट करना है, आरबीसी, प्लाज्मा, डब्ल्यूबीसी, तो आप इस मेथड से कर सकते हो। तो चाहो तो ये डायग्राम को बना लो, कॉन्सेप्ट क्लियर और अच्छे से हो जाएगा। तो आपने इसको क्या करना है, बनाना है, फिर नेक्स्ट चीज पे हम बात करते हैं। चलो लिख लिए हो तो अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज अब हम लोग बात करेंगे प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा कितना परसेंट कॉन्स्टिट्यूट करता है,
एक बार बोलो 55% और फॉर्म्ड एलिमेंट्स 45%। अब आप लोग ये बोलोगे मैम इस लेक्चर में आपने कितनी बार ये वाला परसेंटेज बता दिया, तो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है और आप उस टाइम पे फैल जाते हो, कंफ्यूज हो जाते हो, इसलिए बार बार बोला जा रहा है ये, है ना। चलो अब बात करते हैं प्लाज्मा, कितना परसेंट, 55%। प्लाज्मा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, क्लियर। अब इसमें पहला लिखो, सब पॉइंट वाइज होना चाहिए, पैराग्राफ में किसी को भी नहीं लिखना। पहला आता है वाटर। प्लाज्मा किससे बना होता है, वाटर। वाटर कितना परसेंट होता है, तो 90 to 92%। अगर वाटर का लेवल ब्लड मतलब बॉडी में अगर अपना ऊपर नीचे हो गया तो क्या होगा, समझ सकते हो। अगर बॉडी में वाटर का लेवल अप डाउन हो गया तो ब्लड का भी लेवल अप डाउन हो जाएगा, क्लियर। तो वाटर कितना परसेंट कॉन्स्टिट्यूट करता है, 90 to 92%। दूसरा क्या आता है, प्रोटीन्स। क्या आता है, प्रोटीन्स। ये कितना परसेंट कंस्टिट्यूट करता है, तो 6 to 8%। परसेंटेज याद रखते चलना है, इजी है याद करना, बस आप एक दो बार ही पढ़ लो, है ना, याद हो जाएगा। अगर आप चाहोगे याद हो जाएगा, क्लास में ही याद हो जाएगा। वाटर कितना कॉन्स्टिट्यूट करता है, 90 to 92%। एंड प्रोटीन्स कितने कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, 6 to 8%। अब हम लोग इसमें पहले पढ़ेंगे, पहला जो कि होगा एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन, इसके बारे में सिर्फ एक लाइन एनसीईआरटी की दी गई है एल्ब्यूमिन के बारे में। ये क्या करता है, इट मेंटेन ऑस्मोटिक बैलेंस। इसका एक लाइन ही लिख लो पहले, उसके बाद मैं इसका पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो समझा दूंगी। उसको नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, अगर चाहोगे तो कर लेना, बट नहीं है उतना नीड। बस आपको एक लाइन जो एनसीईआरटी में दी गई है वही जानना है, इट मेंटेन। क्योंकि पेपर क्या एनसीईआरटी का ही लाइन आने वाला है, एक लाइन होगा उसी से पेपर बनेगा, आपको पूरा एकदम दुनिया भर की चीजें नहीं जाननी है। तो एल्ब्यूमिन क्या होगा, इट मेंटेन ऑस्मोटिक बैलेंस। समझ में आया। अब कोई लोग, कई स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो ऑस्मोसिस के बारे में नहीं पता होगा, ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आजकल तो कुछ भी हो सकता है ना। तो पहले बात करते हैं कैसे बैलेंस करता है या कैसे मेंटेन करता है ऑस्मोटिक को। ऑस्मोटिक बैलेंस कैसे, एल्ब्यूमिन जो है वो कैसे बैलेंस करता है, मेंटेन करता है, उसके बारे में बात करते हैं। क्लियर हो रहा है, लेट मी चेक कैमरा फिक्स है या नहीं। अब ये कैसे बैलेंस करता है, ऑस्मोटिक बैलेंस कैसे हेल्प करता है, इसके बारे में समझ लो। एक डायग्राम के थ्रू समझा दूंगी, बस इसके लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है ना, लिखवाऊंगी नहीं कि ऐसे ऐसे बैलेंस करता है, आपने बस समझ लेना है। मान लो ये क्या है, टिश्यू, और यहाँ पे हमारा क्या है, कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरी। अब इसमें ही क्या पाया, ब्लड में ही ना पाया जाता है प्लाज्मा फॉर्म्ड एलिमेंट्स, कि कहीं अलग तो पाया नहीं जाता है, ब्लड में ही होता है। तो यहाँ पे मान लो ये क्या है, एल्ब्यूमिन। कौन सा प्रोटीन है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन, यहाँ पे लिख लो एल्ब्यूमिन प्रोटीन। मैंने क्या बनाया, टिश्यू बनाया और उसके बाद ब्लड की कैपिलरीज बनाई। अब यहाँ पे क्या होता है, जनरली ब्लड जो है वो फिल्टर आउट करते रहता है, यहाँ पे वाटर जाते रहता है, टिश्यू फ्लूइड को ब्लड से कुछ फ्लूइड जो है वो फिल्टर आउट होते रहते हैं, और किसमें जाते हैं, यहाँ पे जाते हैं इस एरिया में, और इसको बनाते क्या है, टिश्यू फ्लूइड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिम्फ। उसके बारे में डिटेल स्टडी होगी लिम्फ के बारे में, लिम्फ कैसे फॉर्म होता है, क्या करता है नहीं करता है, सब बात करेंगे। अभी इसके बारे में इतना समझो, पहला क्या मैंने बताया, ब्लड कैपिलरीज और टिश्यू, दो चीज़ों की डायग्राम बनाई। अब क्या होता है, यहाँ से ब्लड के कैपिलरी से कुछ चीज़ें फिल्टर आउट होके जाती है टिश्यू वाले फ्लूइड के, है ना। अब टिश्यू यहाँ है और ये कैपिलरीज यहाँ है, तो यहाँ पे क्या होगा, फ्लूइड क्या फॉर्म करता है, टिश्यू फ्लूइड, क्लियर। ये टिश्यू फ्लूइड अगर मान लो कंटिन्यूअस होते रहा, ब्लड की कैपिलरीज कुछ फिल्टर आउट होके जा रही है टिश्यू फ्लूइड में, क्या हो जाएगा, यहाँ पे लेवल कम हो जाएगा, ये तो हम लोग को चाहिए नहीं लेवल। अब ब्लड में ब्लड का लेवल थोड़ी कम चाहिए, हम लोग ये तो नहीं बोल रहे कि ब्लड का लेवल कम चाहिए, ऐसा नहीं करना। इसमें क्या करना था हमको,
ब्लड का लेवल मेंटेन रखना है, कम ज़्यादा नहीं करना। तो यहाँ पे इसको बैलेंस करने के लिए एल्ब्यूमिन क्या करता है, अपने बैक हो जाता है ना। यहाँ पे मान लो कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो गया और ये कंटिन्यूअसली यहाँ ब्लड फिल्टर आउट करके चीज़ें भेज रही है और इसका कंसंट्रेशन हो गया कम, तो ऑस्मोसिस के थ्रू क्या होगा, यहाँ पे चीज़ें आने लगी। ऑस्मोसिस यानी कि क्या, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में चीज़ें आना। तो यहाँ पे जब ज़्यादा कंसंट्रेशन हो गया तो क्या करता है एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन इसीलिए हेल्प करता है ऑस्मोटिक बैलेंस में। तो इसके कारण से क्या होता है, यहाँ से चीज़ें इधर आने लगती है। क्लियर, इसलिए मैंने 2 एरो दिखाया है। यहाँ से मान लो इधर जा रहा है तो इधर से फिर इधर आता है। क्लियर, भाई अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो एक बार और समझा देती हूँ। आई होप सो समझ में आ गया होगा, बट एक बार और समझा देती हूँ। आपको लिखवा भी दूंगी, आपको डाउट लग रहा होगा कि मैम क्या क्या बता रहे हो, एक बार लिखवा दूंगी मैं, टेंशन मत लो, है ना। मैंने बताया क्या, ये सुनो। मैंने पहले ब्लड कैपिलरीज का डायग्राम बनाया, ऊपर टिश्यू का डायग्राम बनाया, 2 चीज़ें की। उसके बाद क्या करा मैंने, अब ब्लड में क्या पाया जाता है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स प्लाज्मा, और प्लाज्मा की बात कर रहे हैं हम लोग, तो उसमें प्रोटीन्स का सेक्शन पढ़ रहे हैं, तो उसमें क्या बात कर रहे हैं, एल्ब्यूमिन की। क्लियर, तो मान लो ब्लड के कैपिलरीज वाले एरिया में एल्ब्यूमिन भी है ना। अब एल्ब्यूमिन कैसे हेल्प करता है ऑस्मोटिक बैलेंस में, ये समझो। ब्लड से हमेशा क्या होती है, कंटिन्यूअसली कुछ चीज़ें फिल्टर आउट करके टिश्यू फ्लूइड में जाते रहती है, तभी तो लिम्फ का फॉर्मेशन होता है। अब लिम्फ नहीं पता है तो धैर्य रखो, सब समझ में आएगा। तो टिश्यू फ्लूइड में जाते रहता है। अब टिश्यू फ्लूइड में कुछ चीज़ें जा रही है, तो जहाँ से जा रही है उसका कंसंट्रेशन ऑब्वियस बात है कि कम हो जाएगा, और जहाँ पे जा रही है चीज़ें वहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा, है ना। यहाँ पे कम, यहाँ पे ज़्यादा। अब क्या होगा, ये तो मंजूर नहीं था हम लोग को क्या चाहिए, बैलेंस चाहिए। तो यहाँ से चीज़ें वापस इसमें आने लगेगी, बस, है ना। सिंपल भाषा में बता दिया मैंने। यहाँ पे ज़्यादा हो गई चीज़ें, बहुत हमेशा ब्लड फिल्टर आउट करते गया, यहाँ पे ज़्यादा हो गई, तो अब क्या चाहिए, यहाँ पे कम हो गया, ये ज़्यादा हो गया, ऑस्मोसिस के हेल्प से यहाँ पे आ गया फिर। क्लियर, तो जैसे कैसे बैलेंस किया, इट मेंटेन ऑस्मोटिक बैलेंस। कैसे बैलेंस किया ये मैंने समझा दिया, इसकी कोई नीड नहीं थी आपको। तो क्वेश्चन किससे आने वाला है, एल्ब्यूमिन, व्हाट प्रॉपर्टी डज एल्ब्यूमिन डू, इट मेंटेन ऑस्मोटिक बैलेंस। इतना ही आने वाला है आपसे ये कतई नहीं पूछने वाला कि कैसे बैलेंस करता है, क्या करता है। ये बस मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के लिए बता दिया। क्लियर, चलो अगर लिखना चाहो ये डायग्राम बना लो, बाद में अगर पढ़ो समझ में ना आए कि कैसे बैलेंस करता है तो आपको समझ में आ जाएगा। अब लिखवा भी देती हूँ, है ना। लिखो, सिंस, अब मैंने लिख दिया है कैसे बैलेंस करता है ऑस्मोटिक बैलेंस, तो इसमें लिख लो आप लोग, सिंस in the capillary concentrated ions are present on the albumins। क्लियर, मैंने बताया आपको, वही मैंने चीजें यहाँ पे लिखी। अब इसके बाद क्या होता है, तो ये क्या चीज में हेल्प करता है, ये हेल्प करता है जो भी टिश्यू फ्लूइड में वाटर समझ लो चला गया है, तो इसमें क्या करता है, ये वाटर को बैक टू द कैपिलरीज में लाने में हेल्प करता है। सो दिस हेल्प H2O to move from tissue fluid back to capillaries and thus osmotic balance occurs। क्लियर, बहुत इजी था। चलो इसको इतना को आपने नोट डाउन करना है, पहले रिवाइज करो, जितना अभी तक मैंने बताया उसको रिवाइज करो, यहाँ तक आपने लिखना है। इसके बाद हम लोग दूसरे पे आते हैं, दैट इज प्रोथ्रोम्बिन एंड थ्रोम्बिन। क्लियर, चलो इतना को लिख लो। अब हम लोग सेकंड पे आते हैं, दैट इज, मिटा दो एल्ब्यूमिन्स, ये तो कंप्लीट हो गया हमारा। चलो सेकंड पे आते हैं। समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो रही है तो ज़रूर बताना। अगर नहीं समझ में आ रहा है, डाउट हो रहा है अभी भी, वो भी मुझे बताना, ताकि मैं और अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने में मदद कर सकूं। चलो दूसरा आता है फिब्रिनोजेन। मैंने प्रोथ्रोम्बिन एंड थ्रोम्बिन बोल दिया होगा तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। यहाँ पे फिब्रिनोजेन एंड प्रोथ्रोम्बिन होगा, थ्रोम्बिन नहीं होगा। वो ब्लड क्लॉटिंग जो सेक्शन आएगा उसमें अच्छे से बताऊंगी कैसे सारी चीज़ें होती है ना। तो फिब्रिनोजेन और तीसरा आता है प्रोथ्रोम्बिन। अब ये दोनों चीज़ों का भी सेम फंक्शन होता है, इसलिए मैंने एक साथ पढ़ाने की कोशिश करी। फिब्रिनोजेन एंड प्रोथ्रोम्बिन क्या करता है, इट हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। अब मान लो
मान लो तुम्हारा कहीं हाथ में कट लग गया, कहीं पे भी कट लग गया, तो क्या ऐसा होता है कि बस फ्लूइड निकले जा रहा है, ब्लड निकले जा रहा है, बंदी नहीं होने का नाम मिला? ऐसा तो नहीं होता है। वहाँ पे कुछ ब्राउन कलर की स्पॉट लेयर आ जाती है, वहाँ पे ब्लड का फ्लो क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है एक टाइम पे। तो ये क्या हुआ, ब्लड क्लॉटिंग हुई। ये पूरा प्रोसेस जानना है तो फिब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन किस में हेल्प करता है, ब्लड क्लॉटिंग में। और ये किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, तो इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ये एक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होता है, हमेशा इसकी नीड नहीं होती है। जब कट लगेगा तभी तो नीड होगा ना ब्लड क्लॉटिंग का, कि अब हमेशा सब जगह ब्लड क्लॉटिंग ऐसे नहीं होता है ना। जहाँ पे कट लगा, ब्लड का एक्सेसिव अमाउंट निकलने लगा, वहाँ पे ये एक्ट करता है। तो ऐसे ही किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, इनएक्टिव फॉर्म में। लिखो इट इज प्रेजेंट, ये दोनों का कलेक्टिव पॉइंट्स है ना, इट इज प्रेजेंट इन इनएक्टिव फॉर्म, इट इज प्रेजेंट इन इनएक्टिव फॉर्म। तो कंप्लीट हो गया। अब फोर्थ पे आते हैं। फोर्थ होगा हमारा ग्लोबुलिन। क्या है, ग्लोबुलिन। अब इसमें अल्फा बीटा गामा आता है, पर अल्फा बीटा का ज्यादा जो बताया नहीं गया, सिर्फ गामा के बारे में बताया गया। अल्फा बीटा बस एक आप लिख सकते हो, ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, बट उसके बारे में चीजें नहीं बताई गई है। सिर्फ गामा ग्लोबुलिन के बारे में बताया गया है, उसके बारे में मैं बता देती हूँ। चलो ग्लोबुलिन का पढ़ते हैं। इसमें क्या आता है, अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा क्या करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ विटामिन्स। विटामिन्स बोल लो, विटामिन्स बोल लो, कुछ भी बोल लो, अंग्रेज नहीं है, विटामिन ही मैं बोलूंगी, समझ लेना। अल्फा एंड बीटा किसमें हेल्प करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ विटामिन्स। ये एनसीईआरटी में नहीं दी गई है, बट लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ट्रांसपोर्ट ऑफ विटामिन्स में हेल्प करता है। अब गामा के बारे में बात करते हैं। क्लियर, गामा ग्लोबुलिन्स, ये तीनों किसका पार्ट है, ग्लोबुलिन्स का पार्ट है, अल्फा बीटा गामा। क्लियर। अब गामा के बारे में बात करेंगे तो ये किस में हेल्प करता है, तो ये इसमें हेल्प करता है इम्यूनिटी, मतलब डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करता है। तो इट हेल्प्स इन डिफेंस मैकेनिज्म। अब इसका मतलब क्या होता है ये समझ लो। अगर मान लो यहाँ पे अभी मैं खड़ी हूँ और कहीं बाहर निकली, तो क्या मुझे तुरंत छींकें आने लग रही है, या कुछ ऐसा हो गया कि मुझे हॉस्पिटलाइज होना पड़ रहा है, या तुरंत बुखार चढ़ गया, ऐसा तो नहीं होता है। क्लियर। अगर कोई भी इन्फेक्शियस चीज़ें मेरे अंदर जा रही है, तो पहले मेरा बॉडी क्या करता है, उसको फाइट करने की कोशिश करता है। जब फाइट नहीं हो पाता है, जब हमारा इम्यूनिटी उतना स्ट्रांग नहीं होता है, तब क्या होता है, हमारे सिम्टम्स दिखाई देते हैं। क्लियर। तो ये किस चीज़ में हेल्प करता है, डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करता है। क्लियर हो रहा है, किस में हेल्प करता है, इम्यूनोग्लोबुलिन, इट हेल्प्स इन डिफेंस मैकेनिज्म। क्लियर। इसको एक और नाम लिख लो, इम्यूनोग्लोबुलिन। अब इसके बारे में गामा ग्लोबुलिन्स के बारे में लिख लो, क्योंकि नोट्स भी तो एकदम सुंदर सा बनना चाहिए। नोट्स नहीं बनता है तो आधे स्टूडेंट टेंशन में आ जाते हैं, मैम नोट्स ही नहीं बना, पढ़ेंगे क्या। इंपॉर्टेंट चीज़ें ऑलरेडी बताई गई है, बट नोट्स बनना चाहिए, एकदम ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है ना, तो ये तो बनना ही चाहिए। चलो लिख लो, गामा ग्लोबुलिन्स मतलब क्या होता है, तो लिखो व्हेन एनी फॉरेन पार्टिकल्स एंटर्स इन आवर बॉडी, तो ये क्या करता है, इसको डिफेंस प्रोवाइड करता है, हमारे बॉडी को बचाता है, इम्यूनिटी जैसा हेल्प करता है। क्लियर। तो व्हेन इन्फेक्शियस, इसको मैं डिक्टेट कर देती हूँ, आपने आप खुद नोट डाउन करना है। गामा ग्लोबुलिन्स के बारे में मैंने क्या बताया, इट हेल्प्स इन किलिंग इन्फेक्शियस बैक्टीरिया एंड वायरस विच एंटर्स इन आवर बॉडी। अब चलो इतना मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकती कि मैं बोलूँ और आप लिख लो, चलो मैं ही लिख देती हूँ। इट हेल्प्स इन किलिंग इन्फेक्शियस वायरस और बैक्टीरिया that enters in our body। एक तरह से किस चीज में हेल्प कर रहा है, डिफेंस में। हमारी डिफेंस आर्मी होती है, किस हमको क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। उसी तरह से गामा ग्लोबुलिन्स किस में हेल्प करता है, डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करता है। अब मैं पूछूं, अगर आप एल्ब्यूमिन किस में हेल्प करता है, तो ऑस्मोटिक बैलेंस। हमेशा कंफ्यूज रहोगे तुम, मुझे पता है।
एल्ब्यूमिन किस में हेल्प करता है? ऑस्मोटिक बैलेंस में। और उसके बाद सेकंड क्या था? फिब्रिनोजन प्रोथ्रोम्बिन, ब्लड क्लॉटिंग। और तीसरा फोर्थ नंबर क्या था? ग्लोबुलिन्स। इसमें अल्फा बीटा भी था, लेकिन अल्फा बीटा के बारे में उतना नहीं दिया गया है, एनसीईआरटी के बुक में नहीं है, सिर्फ गामा के बारे में। और गामा किस में हेल्प करती है? डिफेंस मैकेनिज्म में। क्लियर? प्रोटीन्स कितने पार्ट मतलब परसेंटेज कितना था प्रोटीन्स का? 6 to 8%। वाटर का 90 to 92%। क्लियर? प्लाज्मा 55%। फॉर्म्ड एलिमेंट्स 45%। अब बस एक पार्ट बचता है, उसके बाद प्लाज्मा हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आई थिंक आज मुझे प्लाज्मा तक ही ले जाना चाहिए, क्योंकि इंट्रोडक्शन वाला पार्ट भी आपको बताना ज़रूरी था। कल पूरा आरबीसी कंप्लीट करेंगे हम लोग, एकदम स्लोली चलेंगे ताकि अच्छे से समझ में आए, है ना। एक दिन ओवरलोडेड नहीं पढ़ना है। अभी आप लोग जस्ट 10th से 11th में आए हो तो धीरे धीरे पढ़ो, प्लाज्मा ही आज कंप्लीट करो, फिर आरबीसी हम पढ़ाएंगे आपको, है ना। तो अभी लास्ट पार्ट बचता है, दैट इज 5th नंबर, दैट इज अदर सॉल्यूट्स। अदर सॉल्यूट्स भी पाए जाते हैं हमारे प्लाज्मा में, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले इसको मिटाती हूँ, आप लोग लिख लिए होंगे। चलो, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? प्लीज लेट मी नो कि मैं आपको हेल्प कर रही हूँ कि नहीं समझने में, है ना। आपको समझा पा रही हूँ कि नहीं, ये मुझे जरूर बताना, है ना। कई बार मेरा स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है, इस पे आप लोगों ने ध्यान नहीं देना है। अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा है, आपने क्या करना है? एनसीईआरटी से एक बार चेक कर लेना है। क्लियर? चलो, प्लाज्मा का लास्ट जो कॉम्पोनेंट्स है दैट इज अदर सॉल्यूट्स, उसके बारे में बात करते हैं। ये कितना परसेंट कॉन्स्टिट्यूट करता है? 1 to 1.5%। इसमें परसेंटेज वाली चीज़ें याद रखना है। अभी हम लोग WBC पे जाएंगे, उसका भी परसेंटेज, कितना परसेंट न्यूट्रोफिल होता है, बेसोफिल होता है, वो सारी चीज़ें आपको याद रखनी होगी। कई बार क्वेश्चंस आ रखा है ना। तो अदर सॉल्यूट्स कितना परसेंट कॉन्स्टिट्यूट करता है? 1 to 1.5%। इसमें क्या क्या चीज़ें होती है, बस एक बार इसको रीड कर लो, एक बारी में ही या 2 बार रीड करोगे आपको याद हो जाएगा। इसमें क्या हो सकता है? हॉर्मोन्स हो सकता है, विटामिन हो सकता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हो सकता है। ब्लड में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स तो होगा ही ना, है ना। यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, जैसे अमोनियोटेनिक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके में अमोनिया होगा, यूरिक एसिड होगा, यूरिया होगा, वो सारी चीज़ें हो सकती है। उसके बाद ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है। आपने पढ़ा होगा गैसियस एक्सचेंज किससे होता है? अब ऑक्सीजन हमारे बॉडी में, ब्लड में ऑब्जॉर्ब होते जाता है, CO2 निकलते जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें गैसेस हो सकते हैं, O2, CO2। उसके बाद न्यूट्रिएंट्स हो सकता है, न्यूट्रिएंट्स ब्लड में होगा, जैसे कि अमीनो एसिड हो गया, ग्लूकोज हो गया, ये सारी चीज़ें हो सकती है। अब इसको ट्रांजिट स्टेट में क्यों लिखा गया है? मान लो तुम खाओगे, जो फूड खा रहे हो जिससे तुमको ग्लूकोज मिल रहा है ना, तो वो अगर खाओगे तो मिलेगा, नहीं खाओगे नहीं मिलेगा, वो वाली बात हो जाती है। और उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट्स या आयंस मिल सकते हैं, दैट इज CF2+, Na+, Cl-, HCO3-, Mg2+, ये सारे आयंस भी मिल सकते हैं प्लाज्मा के फ्लूइड के अंदर, है ना। प्लाज्मा के अंदर, सॉरी फ्लूइड बोल दी, ब्लड के कॉन्स्टिट्यूएंट प्लाज्मा के अंदर ये सारे सॉल्यूट्स पाए जाते हैं। चलो अब रिवीजन कर लेते हैं सेशन का, उसके बाद सेशन को एंड करते हैं। कल पूरा आरबीसी पे डिस्कशन चलेगा। हम लोग छोटे छोटे टॉपिक्स लेंगे, लेकिन पूरा चैप्टर अच्छे से कवर करेंगे, है ना। चलो, मैंने क्या बताया, ब्लड कैसा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, पीएच कितना था? 7.4। अब देखो, अब रिवीजन का नहीं फास्ट होगा, है ना। अब यहाँ पे एकदम स्लो एकदम रीजन बता के नहीं रिवीजन कराऊंगी, है ना, एकदम फास्ट रिवीजन होगा। ब्लड क्या था? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, पीएच कितना था? 7.4। अल्कलाइन कितना परसेंट था? उसके बाद कितना लीटर्स बॉडी में होना चाहिए अडल्ट में? दोनों चीज़ें आप मुझे कमेंट में बताओगे। क्लियर? उसके बाद हम लोगों ने बात किया ब्लड, फ्लूइड, फॉर्म्ड एलिमेंट्स, प्लाज्मा। फॉर्म्ड एलिमेंट्स 45%, प्लाज्मा 55%। प्लाज्मा को और क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। क्लियर? फॉर्म्ड एलिमेंट्स में क्या आ जाता है? ब्लड सेल्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। आरबीसी को क्या बोलते हैं? रेड ब्लड कॉर्पसेल्स या रेड ब्लड सेल्स, इरिथ्रोसाइट, सब एक ही नाम है। अब कैसा है नहीं है सब बताऊंगी। डब्ल्यूबीसी को क्या बोलते हैं? व्हाइट ब्लड सेल्स या फिर व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स, या फिर दूसरा नाम क्या हो जाएगा? एक और नाम इरिथ्रोसाइट के अलावा एक और नाम क्या हो जाएगा? आरबीसी का इरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी का ल्यूकोसाइट। उसके बाद दूसरा आता है प्लेटिलेट्स, जिसको हम लोग बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट, यानी कि वो सेल फ्रैगमेंट्स वाला
फॉर्म होता है सेल फ्रैगमेंट से। चलो अब हम लोगों ने उसके बाद बात किया किसके बारे में, प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा कितना परसेंट होता है, 55%। पहला उसका कॉम्पोजिशन जाना हम लोगों ने। सेंट्रीफ्यूगेशन वाला जो मैंने बताया था कॉन्सेप्ट के लिए, उसको आप रीड कर लीजिएगा, वो बहुत ईजी था। अब प्लाज्मा पे आते हैं। वाटर कितना कॉन्स्टिट्यूट कर रहा था, 90 to 92%। प्रोटीन 6 to 8%। उसमें एल्ब्यूमिन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। एल्ब्यूमिन क्या करता है, ऑस्मोटिक बैलेंस। ग्लोबुलिन क्या करता है, अब ये मत याद रखना कि एल्ब्यूमिन के बाद हमेशा फिब्रिनोजेन या प्रोथ्रोम्बिन ही आएगा, है ना। एल्ब्यूमिन के बाद आपको कुछ भी आपको रिवीजन करना है, एक्टिव रिवीजन, है ना। अब एल्ब्यूमिन के बाद मान लो ग्लोबुलिन पूछ लिया मैंने, तो अल्फा बीटा का तो फंक्शन नहीं दिया हुआ था, गामा का क्या था, डिफेंस मैकेनिज्म, हमको डिफेंस प्रोटेक्ट कर रहा है। उसके बाद तीसरा क्या था, फिब्रिनोजेन, ब्लड क्लॉटिंग। प्रोथ्रोम्बिन फोर्थ, दैट इज ऑल्सो ब्लड क्लॉटिंग। और फिफ्थ क्या था, सॉल्यूट्स। अदर सॉल्यूट्स में आते हैं 1 to 1.5%। इसका सारी याद करना है। हॉर्मोन्स हो सकता है, विटामिन हो सकता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हो सकता है, गैसेस हो सकता है, न्यूट्रिएंट्स हो सकता है, ग्लूकोज, अमीनो एसिड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स हो सकता है। इलेक्ट्रोलाइट्स का भी नाम आपको याद करके जाना है ना, क्योंकि क्वेश्चन कहाँ से बनता है, यही छोटे छोटे चीज़ों से बन जाता है क्वेश्चन। तो इसके बारे में भी आपको एक बारी याद कर लेना है। चलिए आज के सेशन को यहीं एंड करते हैं। आई होप सो आपको एकदम अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ में आया प्लीज़ लेट मी नो, और कहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा है वो